हमारे साथ आज नई दिल्ली की नई आवाज बांसुरी स्वराज। मात्र वाह भाई, ताली बजाइए भाई, आप लोग के लिए युवा लेकर आए हैं, आप युवाओं के कॉन्क्लेव में। मात्र 25 साल में इतिहास बनाया है समस्तीपुर से जीतकर शांभवी चौधरी और हेमांग जोशी। ये खास है, ये खास इसलिए है क्योंकि इनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। ये इसलिए राजनीति में आए और रादर इस बात के बाद आए जब प्रधानमंत्री ने ये अपील की देश की युवाओं से कि 1 लाख युवा प्लीज आइए राजनीति में, हाथ बटाइए, देश को बदलिए। तो हेमांग जोशी जैसा एक सामने आया, तो बहुत तालियों से स्वागत करिए इन तीनों का। चलिए अब मैं शुरुआत करूंगी आप सबसे एक कॉमन सवाल पूछकर। बांसुरी जी आपसे शुरुआत करेंगे और आप एक के बाद एक आप लोग सब ये सवाल लीजिएगा। मेरा पहला सवाल आप तीनों के लिए, क्योंकि हम यहाँ विकसित भारत, ये जो कॉन्क्लेव है इंडिया 2047 द यूथ कॉन्क्लेव, तो हमारा ओवरराइडिंग थीम 2047 है। मैं जानना चाहती हूं आप सब युवा सांसदों से, ये सब फर्स्ट टाइम सांसद है, पहली बार पार्लियामेंट आए हैं, आपकी भी एक मन में एक चित्र होगा कि 2047 में हमारा भारत कैसा दिखना चाहिए। आप सब रहेंगे उस वक्त एक्टिव पॉलिटिक्स में, बताइए क्या देखते हैं। सबसे पहले तो मेघा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको नववर्ष की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। विकसित भारत 2047 मुझे लगता है आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत होगा। ये वो भारत होगा जहां पर मेरे देश का युवा केवल मेरे देश के विकसित होने का लाभार्थी नहीं होगा, उसका शिल्पकार भी होगा। और मुझे लगता है कि जैसा आप जानते हैं 2029 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू हो जाएगा, तो आप भी जानते हैं कि 18वीं लोकसभा इज द लास्ट लोकसभा जहां पे विमेन विल बी अंडर रिप्रेजेंटेड। तो विकसित भारत की भाग्य विधाता मेरे देश की नारी शक्ति होगी और मुझे लगता है कि नीति निर्माण में उसका ऐसा योगदान होगा कि आप भी अचंभित रह जाएंगे। जरूर, मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट डे कि जब हम औरतें, हमारा रिप्रेजेंटेशन ज्यादा बढ़े, हम जैसे औरतें ज्यादा आप लोग को पार्लियामेंट में दिखे, तो वो दिन अच्छा ही होगा, सुनहरा ही होगा। उस होप के साथ हम भी आगे बढ़ रहे हैं। बस एक विश है, क्या कि विकसित भारत आत्मसंतोषी ना हो, बस आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी हो, ताकि उस विकास की गति पर हम अग्रसर रहे और प्रगति, रोक ना लगे उस पर। हेमंत जी आप बताएं। सबसे पहले तो एबीपी न्यूज का, मेघा जी का, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। विकसित भारत एंड इंडिया एट 2047 का ये जो पूरा एडिशन है उसको मैं पिछले साल से फॉलो कर रहा हूँ और एक बहुत ही अच्छा एक प्रयास है। जो आपका प्रश्न है विकसित भारत कैसा होगा, मैं अगर संक्षेप में बताऊं तो विकसित भारत सबका होगा। इस विकसित भारत में सभी लोग अपने अपने कंट्रीब्यूशन से पूरे भारत को विश्व गुरु बना पाएंगे। जब मैं बात करता हूं विश्व गुरु बनाने की, तो कई लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि विश्व गुरु बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। ये वही लोग थे जो पहले प्रश्न करते थे कि राम मंदिर कैसे बनाएंगे और 370 कैसे हटाएंगे, तो उसका भी जवाब उनको विकसित भारत बनते ही मिल जाएगा। सबसे पहले तो मेघा जी बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी न्यूज नेटवर्क के जितने भी लोग हैं, आप सबका बहुत बहुत आभार और सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जब हम लोग बात करते हैं इंडिया 2047 का, तो विकसित भारत जो है वो सबसे पहले हम लोग उसके बारे में चर्चा करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, और सिर्फ इसीलिए नहीं क्योंकि वो एक सोच है, ये हम लोग का संकल्प है कि भारत को 2047 में विकसित बनाना है। और अगर विकसित के साथ हम लोग भारत की कोई बात करते हैं, अगर कोई एडजेक्टिव हम लोग उसके लिए यूज करते हैं, तो वो सशक्त और आत्मनिर्भर है। जब हम लोग इंडिया को इन्विजन करते हैं 2047 में, तो हम लोग ये सोचते हैं कि वो एक ऐसा भारत हो जहां पे हमारी प्राथमिकता इंक्लूसिव ग्रोथ हो, वो सबका भारत हो और सबके लिए ग्रोथ बराबर हो, वहां पे कोई भेदभाव नहीं हो, ना लिंग का हो, ना जात का हो, ना धर्म का हो। जहां पे टेक्नोलॉजी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो, तो ये सारी हमको लगता है हमारी प्राथमिकता रहेगी और इसी सारे जो मुद्दे हैं इसको हम लोग अपनी प्राथमिकता बना करके आगे बढ़ेंगे। अब एक एक सवाल मैं आप सबके ऊपर लूंगी और फिर हम कॉमन टॉपिक्स पे आएंगे। तो बांसुरी जी देखिए, हमारी टीम ने कहा वैसे तो समय हो गया है आपको पार्लियामेंट में गए हुए, लेकिन ये जानना चाहते थे वो कि जब बांसुरी स्वराज पहली बार उठी पार्लियामेंट में स्पीच देने के लिए, अब बांसुरी के नाम के साथ स्वराज सरनेम है, भारी लेगेसी है,
क्या वो भार महसूस किया जब पहली बार खड़ी हुई पार्लियामेंट में स्पीच देने के लिए? माँ की इतनी शानदार लेगेसी को आपको आगे बढ़ाना था। देखिए, मैं आपको सच बताऊं, जीवन में प्रेशर आपके कंधों पर उतना ही पड़ता है जितना प्रेशर आप लेते हैं। तो कितना लिया आपने? जी बिल्कुल नहीं लिया। मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगी। इट्स एन ऑनर एंड अ प्रिविलेज। मैं हमेशा कहती हूँ कि पिछले जन्म में कोई बहुत तपस्या करी होगी जिसका फलस्वरूप श्रीमती सुषमा स्वराज माँ के रूप में मिली, लेकिन दैट्स वेयर इट एंड्स। मुझे जो पहली स्पीच थी वो राष्ट्रपति अभिभाषण में धन्यवाद प्रस्ताव रखने का मौका मिला और पार्टी ने इतना विश्वास दिखाया। मुझे याद है हमारे आदरणीय नेता अनुराग ठाकुर जी ने लीड करा और मुझे दूसरे नंबर पर बोलने का मौका मिला। मुझे लगता है कि मैं ऑफ कोर्स थोड़ी सी नर्वस और थोड़ी एक्साइटेड बस इसलिए थी क्योंकि होता है ना, आपका डेब्यू था, लेकिन माँ के प्रति मुझे लगता है ये आश्वासन था कि वो जहां पर भी हैं वो आशीर्वाद दे रही थी। किसी प्रकार की लेगेसी का प्रेशर मैं वैसे ही नहीं रखती। आई एम बोर्न हियर एंड आई हैव कम हियर टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ बांसुरी स्वराज। Absolutely. Let's give her a round of applause for that. And she definitely is on that path. हिमांग जी, आपसे पूछो, बड़ौदा म्युनिसिपल बोर्ड से और HR प्रोफेशनल होते हुए सीधा दिल्ली के गलियारों में पहुंचना कितना मुश्किल था? पार्लियामेंट में पहली बार जब आए, देखिए बड़ोदरा के संस्कार एक तरफ और दिल्ली के सत्ता के नशा, यहाँ जो गलियारों में जो नशा है पॉलिटिक्स का, क्या रहा, कैसा रहा आपका ये ट्रांजिशन? सबसे पहले तो जब मुझे पहला कॉल आया कि मेरा चयन इस लोकसभा के लिए हो रहा है, वह कॉल किसी पार्टी या पार्टी के लीडर का नहीं था, एक पत्रकार का ही था। उन्होंने मुझे मेरे फादर का नाम पूछा कि आपका पूरा नाम बताइए। मैंने मेरा पूरा नाम बताया और बोला कि आपका नाम लिस्ट में है। बोला क्या बात कर रहे हैं? बोले आपका बायोडेटा भेजो, अभी हमें चलाना है। मैं बोला बायोडेटा बनाना पड़ेगा क्योंकि मैं कोई दूसरा जॉब भी नहीं ढूंढ रहा था। तो बोले कि नहीं सच में यार आपने भेजा तो होगा ना। तो मैंने बोला मैंने नहीं भेजा, ना तो मैंने मांगा, ना तो किसी ने मेरा नाम दिया, तो ये कैसे हुआ? तो ये बताइए। वो अभी भी वो यक्ष प्रश्न ही है, मैं भी ढूंढ रहा हूं। पर यह पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है, यह पार्टी का एक इकोसिस्टम है कि अगर कोई छोटे से छोटा कार्यकर्ता कहीं पे अपना बेस्ट दे रहा है तो कोई तो है। अगर आपको कोई व्यक्ति भी प्रमोट नहीं करेगा तो पार्टी आपको प्रमोट करेगी, और यही फिलॉसफी से बीजेपी चलती है। और आज हमने देखा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आदरणीय नितिन नवीन जी का भी आज यहाँ पे पदभार ग्रहण हुआ है और हम सबको इस बात पर गर्व है। आपने बोला कि ये सत्ता का नशा, मैं इसको प्रसाद गिनता हूं। यह एक प्रसाद है, मुझे मिला है, एक सांसद के तौर पे मिला है, एक जिम्मेवारी मिली है। अगर मैं मेरे से छोटे कार्यकर्ता, मेरे विधायक, मेरे पार्षद, मेरे बूथ के लेवल के कार्यकर्ता को भी इतना सम्मान दूंगा तो यह प्रसाद बढ़ेगा, आशीर्वाद बढ़ेगा। अगर इसको मैं नशा लेकर अगर ऐसा सोचूंगा तो धीरे धीरे सब कुछ उतर जाएगा। हिमांग जी नए नए हैं ना आप, इसीलिए प्रसाद कह रहे हैं। अभी 10 साल के बाद बात करेंगे कितना नशा है और कितना प्रसाद, मगर आप भी प्रसाद ही रहेगा। ये बीजेपी के कार्यकर्ता का कमिटमेंट है। ठीक है, ओके। बस शांभवी आपसे पूछना चाहूंगी, देखिए इतिहास तो रचा आपने, 25 साल की कम उम्र में आप पार्लियामेंट पहुंच गई, लेकिन शांभवी आपसे ये पूछना जरूरी है, ये नेपोकिड नहीं वो वर्ड नहीं यूज कर रही हूं आपके लिए, लेकिन आपकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, आपके पिताजी वहां एक बड़े कद के नेता हैं, आपके पास पूरी पॉलिटिकल बैकिंग थी। आप मुझे ईमानदारी से बताइए शांभवी, अगर ये नहीं होता तो आप ये कर पाती? देखिए, हम इस फैक्ट से नहीं डिनाई करेंगे कि हम तीसरी पीढ़ी के नेता अपने परिवार से है, और मेरे लिए डेफिनेटली हम हमेशा ये कहते हैं कि एक इजी पैसेज जरूर हो सकता है कम्युनिकेशन करने का, कम्युनिकेट करने का अपने लीडर से, पर ये कोई गारंटी नहीं है जीत की। हम एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, और जब ये सवाल हमसे पूछा जाता है कि आपका रास्ता आसान था, आप ऐसे ही एमपी बन गई, तो ये उन लाखों लोगों की चेतना को भी क्वेश्चन करता है जिन्होंने हमको अपना नेता चुना। और ये राजनीति एक ऐसा फील्ड है जहां पे हर 5 साल में, ऐसा नहीं है कि अब हम एक एमपी बन गए हैं तो हम ताउम्र एमपी रहेंगे। हर 5 साल में अपने कार्य से हम वापस चुने जाएंगे। अगर जनता को सही लगा तब वो हमको
आगे अपना नेता चुनेगी। यही प्रश्न अगर कुछ वर्ष पहले आप हमसे पूछती तो डेफिनेटली आंसर डिफरेंट हो सकता था, पर अब जब आज का पॉलिटिकल लैंडस्केप देखती हैं तो हमारे ऐसे लीडर्स हैं जो बहुत वेलकमिंग है युवाओं के लिए। हम लोग हमेशा कहते हैं, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी कहते हैं कि संघर्ष के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने ये सुनिश्चित किया कि बिहार से युवाओं की भागीदारी बढ़ी। आप भारतीय जनता पार्टी देख लीजिए, आज उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अब आप कह सकते एक ट्रांजिशनल फेज में है, जहां पे एक यंग युवा नेता को भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी की जो भागदौड़ है वो संभालने को मिली। आप बाकी एलाइज को भी देखिए, अगर आप पार्लियामेंट में देखेंगे अक्रॉस पार्टी लाइंस जो युवाओं की राजनीति में भागीदारी है वो बढ़ती जा रही है। तो ये एक वेलकमिंग चेंज है और आने वाले समय में आई एम वेरी श्योर कि जो युवा जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं भी होगा उनके लिए भी उतना ही वेलकमिंग ये लैंडस्केप बनते जाए।